मैं जस्साराम जी सर से निवेदन करूंगा, राजस्थान की प्रशासनिक सेवा को एक नए आयाम देने वाले और वर्तमान में राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी हमारी युवाओं की कैसे बढ़े उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हमारे आरएस ऑफिसर, बहुत ही सम्मान और आदर की योग्य श्री सम्मानीय जस्साराम जी चौधरी साहब की सर्व पधारें और अपना संक्षेप और प्रभावी उद्बोधन इस मंच से रखें। परम शिरोमणि सत्यवादी सूरवीर तेजाजी महाराज का स्मरण करते हुए, मंचासीन विभूतियों को नमस्कार करते हुए, ये हमारा सौभाग्य है कि जिन विभूतियों के बारे में हमें केवल अखबारों में या पत्रिकाओं में पढ़ने को ही मिलता था, आज उनसे साक्षात्कार रूबरू होने, उनके वाणी से विचार सुनने का हमें सौभाग्य मिला है। जाट समाज का, समुदाय के विकास के लिए तेजा फाउंडेशन के पदाधिकारी, आयोजक सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब जानते हैं कि जाट बहुत ही स्वाभिमानी होता है, सुरवीर होता है, बहादुर भी है, सत्यवादी भी है, स्पष्टवादी भी है। जैसा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम मलिक साहब के लिए भी कहा जाता है कि मलिक साहब कितनी स्पष्टवादिता से बात करते हैं, लेकिन सही है। आज से 5-6 साल पहले मलिक साहब और मैं सीकर की महिला शिक्षण संस्थान में समारोह में एक साथ थे। समारोह संपन्न होने के बाद करीब 2 घंटा हम बैठे बतिया रहे थे, तो उनका ये स्वभाव है कि जो सही बात है उसको वो बोलेंगे, अपनी जो भी मर्यादाएं हैं उनको निभाते हुए भी वो स्पष्ट बात कहेंगे। और स्पष्ट बात कहने में न तो किसी को गुरेज करना चाहिए और न किसी तरह की हिचक होनी चाहिए। मैं यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जाट जाति को किसान का पर्याय मान करके देखा जाता है, लेकिन समय बदल चुका है और बदले हुए समय में हमें किसान और खेती से बाहर अवश्य हम दूसरे क्षेत्रों में आए हैं, चाहे वो राजकीय सेवाओं में हो, निजी क्षेत्र की सेवाओं में हो, परिवहन में हो, व्यवसाय में हो, उद्योग में हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है समावेशी विकास के लिए और बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां हमें एंटर करना है, क्योंकि हमारे जाति के लोगों में उत्साह की कमी नहीं, मेहनत की कमी नहीं और लगन की कमी नहीं। केवल उनको एक मार्गदर्शन चाहिए, उनके सामने एक कोई आदर्श चाहिए। तो मैं तेजा फाउंडेशन के सभी साथियों से ये भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है उनको अधिकांशतः प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की है उनको आमंत्रित किया जाता है। मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने उद्यमशीलता से परचम गाड़े हैं, जो न केवल स्वरोजगार खुद के लिए सर्जित करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन सैकड़ों दूसरे परिवारों को भी रोजगार देकर के उनका परिवारों का भरण पोषण करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऐसे स्वनिर्मित उद्यमियों को भी, जिनको हम सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, उनको भी अवश्य आमंत्रित किया जावे और आमंत्रित करके उनको भी सम्मानित किया जावे, जिससे हमारे ये जो नौजवान पीढ़ी के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए वो फील्ड भी खुले, वो भी एक आदर्श के तौर पे, एक आइकॉन के तौर पे उनके सामने उपस्थित हों। वो भी चाहें कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वो चाहे किसी कला के लिए हो, चाहे किसी दूसरे उद्योग के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, बहुत स्कोप बहुत है दुनिया में। इसलिए केवल राजकीय नौकरियों के पीछे पड़ना अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है।
हमने काफ़ी कुछ इसमें किया है, आगे भी आना जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था किस तरह से हमारे लिए बाधाएं पैदा कर सकती है, आगे मैं अपनी बात उस पर कहूँगा। दूसरा, तेजा फाउंडेशन, आज पद्म विभूषण प्रौधा साहब विराज रहे हैं, इनसे मार्गदर्शन लेकर के तेजा फाउंडेशन कृषि क्षेत्र में जो नवाचार करके बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और वो चाहे किसी भी जाति के हों, जरूरी नहीं है कि हमारे जाट समाज से संबंधित हों, किसी भी जाति के हों, जिस किसी ने कृषि क्षेत्र में, और कृषि से मतलब पशु व्यवसाय भी है, उस क्षेत्र में कोई नवाचार करके बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको भी आप आमंत्रित करें, उनको भी आप सम्मानित करें, और उसके लिए किसी को किसान केसरी, किसी को कृषि रत्न, किसी को पशुधन केसरी, किसी को अन्न कुबेर, किसी को पशुधन शिरोमणि, और बहुत सारे नाम आप जो उनको अवार्ड देना चाहते हैं वो इजाद किए जा सकते हैं। प्रौधा साहब इसमें अपनी बहुत सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इस बारे में भी यदि विचार किया जाए पेमाराम जी साहब, तो मुझे लगता है कि समाज के, देश के समावेशी विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आप एक अच्छा चैप्टर प्रारंभ कर सकेंगे। अब मैं जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे विधिवेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो व्यवस्थाएं की है उसकी परिकल्पना क्या है और फैक्ट्स क्या है, परिकल्पना व परिदृश्य में कितना अंतर है, वो मैं थोड़ा सा आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। देखिए, आरक्षण की व्यवस्था 1952 से ही चल रही है, लेकिन जाट समाज को आरक्षण की सुविधा ओबीसी को 1990 में घोषित होने के पश्चात बहुत संघर्ष के बाद, जिसमें हमारे राजा राम जी मील साहब और बहुत सारे लोग, खियाराम जी बागड़िया साहब, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, विजय पूनिया साहब, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद 2000 में हमें भी वो सुविधा मिली। सुविधा भी मिली। हमारे उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर.के. सब्बरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के मामले में 1995 में निर्णय दिया। वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था, और इतना महत्वपूर्ण कि आरक्षण की सुविधा केवल सेरिमोनियल नहीं रहे, वो सदैव उनका प्रतिनिधित्व सेवा में proportionate to their population and proportionate to their रिजर्वेशन परसेंटेज सदैव कायम रहे, इसके लिए उन्होंने निर्णय दिया। और वो निर्णय चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी पीठ है न्याय की, उसके द्वारा दिया गया। और हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय होता है वो जब तक पलट नहीं दिया जाता तब तक देश का कानून होता है। उसका सम्मान उसी तरह से होता है जिस तरह से संसद या विधायिका किसी भी राज्य की बना करके कानून बनाती है, उसी के समकक्ष उसका पालन होना जरूरी होता है, उसका कानूनी अधिकार होता है। तो ये जो आरक्षण की सुविधा दी गई, उसके बाद राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 28 सितंबर 1993 को अधिसूचना जारी की थी। ऑफ कोर्स उसमें चूंकि जाट जाति शामिल नहीं थी, बहुत सारी और भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर लागू ये 20 नवंबर 1997 की एक ऑर्डर सर्कुलर जारी किया, उससे हुआ। उसमें सारे प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन दुर्भाग्य से
स्थिति ये है कि 20 नवंबर 1997 का आदेश की अनुपालना आज तक नहीं हो पाई, और इसका परिणाम ये रहता है कि बार बार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो सीधी भर्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्फत की जाती है, उसमें कई तरह के लिटिगेशंस, न्यायिक विवाद उत्पन्न होते हैं। 4-4, 5-5 साल तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती ही नहीं, नियुक्तियां नहीं मिलती। अभी आप लोगों ने देखा होगा 20 जुलाई 2021 को RS एंड अदर सर्विसेज की विज्ञप्ति जारी हुई। उसमें भी राजस्थान पुलिस सेवा के 77 वैकेंसी थी, उसमें OBC की 0। मैं तो उन दिनों गांव में था, ज़्यादा पेपर और इस पे सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दिया था। महेंद्र जी IG साहब ने मुझे फ़ोन करके 2 दिन बाद बताया। धन्यवाद महेंद्र जी भाई साहब का कि जिन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा, और 2 दिन बाद ही जयपुर आकर के हमने बैठक की। 2 महीने के लगातार संघर्ष के बाद, और कम से कम उसके लिए 12 बार, 1 दर्जन बार मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, DOP, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, इन लोगों से बार बार मुलाकात करके, और एक बार मुझे थोड़ा सा वो नस्ल के स्वभाव के मुताबिक आदरणीय हेमंत गहरा साहब के सामने थोड़ा सा तल्ख होकर के भी बोलना पड़ गया था। खैर, हम उसमें संशोधन करवाने में कामयाब रहे, न केवल पुलिस सर्विस में, लेबर वेलफेयर सर्विस में भी, और 33 पद OBC के दोनों सर्विसेज में जुड़वा दिए। इसके अलावा भी अभी जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी 2018 अप्रैल से निकली हुई है, फाइनल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन महिलाओं के उसमें 201 पद होने चाहिए, 45 पद आरक्षित कर रखे। फिर हम जाकर के मिले, CS से मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, फॉरेस्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले। भाई कोई भी महिला चली जाएगी, महिला किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आरक्षण नहीं है, सभी के लिए है। 500 आरक्षित श्रेणियों और ओपन कैटेगरी सभी के लिए महिला आरक्षण है, और कैटेगरी वाइज भी उसमें परसेंटेज है। लेकिन जो एक रोस्टर व्यवस्था जो 20 नवंबर 1997 के आदेश से कायम की गई, पुरानी व्यवस्था को खत्म करके, उसको लागू नहीं करके, उसको प्रॉपरली संगारित नहीं करने की वजह से ये सारी गलतियां होती है। और इन गलतियों को लेकर के प्रभावित पक्षकार जो युवा बेरोजगार होते हैं, वो कोई न कोई किसी वकील से मिलता है। और अपन सब जानते हैं कि युवा बेरोजगार जो चाहे गांव का रहने वाला है या शहर का रहने वाला है, आमदनी के लिमिटेड सोर्स होते हैं, और फिर वो राजा राम जी भाई साहब जैसे लोगों के पास जाते हैं, जिनसे मदद लेकर के वकीलों को फीस चुका करके लंबा संघर्ष करते हैं। लेकिन उनकी इस व्यथा को देखते हुए आज से 2 साल पहले हमने उस मुद्दे को भी उठाया, और राजस्थान पब्लिक सर्विस की रिक्रूटमेंट के लिए 1999 के रूल्स बने हुए हैं, उसके रूल 15 में हमने संशोधन करवा दिया, जिसका 9 जून 2020 को अधिसूचना जारी हो गई। उसके बाद कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम घोषित होने में यह विवाद RPSC कर ही नहीं सकती कि ओपन कैटेगरी की तो कट ऑफ नीचे रह जाए और OBC की या किसी के ऊपर रह जाए। अब संभव ही नहीं है। तो वो जो लंबा लंबा होता था संघर्ष, वो खत्म करवा दिया। अभी राजस्थान पुलिस विभाग ने 4,500 वैकेंसी निकाली है पुलिस कांस्टेबल्स की। उसमें भी ये गफलत थी। तो हम DG साहब से मिले, 8 जने थे। हमें वहाँ पता चला, जब विनीता ठाकुर मैडम को DG साहब ने बुलाया, तो हमें यह भी पता चला कि राजा राम जी भाई साहब भी इसी पर्पज से वहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे जैसे साथी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी सेवा से, किसी भी विभाग से हुए हों, उनसे अनुरोध है कि राजा राम जी भाई साहब ने बहुत संघर्ष किया है।
आज भी वो लगातार बड़े बड़े संघर्ष के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चाहे वो किसानों का संघर्ष है, चाहे कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के लिए है, उसमें हमेशा ये आगे रहते हैं। लेकिन जब हम लोग हैं जिनको इन सेवाओं के बारे में जानकारी है, जिन्होंने अनुभव भी किया है, काम भी किया है और भुगता भी है, हम क्यों नहीं इनके इस काम में मददगार बने। तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है, काफ़ी कुछ लोगों को जोड़ा है, और उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग, उसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटायर्ड चेयरमैन भी शामिल हैं, मेंबर्स भी आधा दर्जन शामिल हैं। आप लोग भी, मेरे आपसे अनुरोध है कि कोई भी किसी भी सर्विस की इस तरह की कोई भी खामी आपको नज़र में आए तो कृपया अवगत कराएं। हम इनको स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ भी है। डीओपी से 2 अध्यादेश अभी जारी करवा दिए, उनको पूर्णतः लागू होने के बाद ये समस्याएं भी नहीं रहेगी। तो इन समस्याओं के निराकरण से जो युवा बेरोजगारों को अनावश्यक रूप से रिक्रूटमेंट में डिले होता है, जो उनको इधर उधर भागदौड़ करनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और उनको कई बार निराशा भी हाथ लगती है, क्योंकि न्यायिक प्रणाली हमारी कैसी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत महंगा प्रक्रिया है वो। तो आप सभी से इस बात के लिए भी अनुरोध रहेगा कि चाहे किसी भी सेवा की हो, कोई एक आरएएस या पब्लिक सर्विस की नहीं, चाहे एसएसबी की निकली हुई हो, चाहे डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट निकाली हुई हो, कहीं भी कोई इस तरह की बात हो तो कृपया हमें अवगत जरूर कराएं। हम उसके लिए कोशिश करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि साल 2 साल में ऐसी व्यवस्था हो जाए जिसमें भविष्य में इस तरह की खामियां नहीं रहे। क्योंकि एक चीज़ के लिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आगाह कर देता हूं कि ये जो खामियां रह रही है या रखी गई है, ये कोई अनायास नहीं रही है, भूल से नहीं रही है। किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आया इस वजह से खामियां रह गई। ये जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत है, ताकि जो आप लोग जहां जिस मुकाम पर पहुंच सकते हो वहां पहुंचने से वंचित रह जाएं। तो उस खामियों को हमें दूर करना है। न्यायिक विवाद पर्टिकुलर एक केस में लागू होता है, यदि स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो वो सब के लिए लागू हो जाएगा, समान रूप से लागू हो जाएगा। मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अपने निवेदन में कहा कि तेजा फाउंडेशन को समावेशी विकास के लिए कुछ और क्षेत्र में भी सोचने की आवश्यकता है। तो आप सभी महानुभावों से, आप सभी जो भी समाज के अग्रणी है, अगुवा है, उनसे भी ये अनुरोध रहेगा कि तेजा फाउंडेशन क्या कर रहा है उसके लिए आप अपने क्षेत्र में लोगों को कहें। तेजा फाउंडेशन से ज़्यादा लोग जुड़ें, इसकी सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चों को लाभ लेने का अवसर मिल सके, उसके लिए आप अपने एरिया में जो भी माध्यम है, पब्लिसिटी का माध्यम और माउथ पब्लिसिटी सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का चैनल होता है, तो उससे आप ज़रूर तेजा फाउंडेशन के सेवाओं के बारे में और तेजा फाउंडेशन से जुड़ने के बारे में कहें। हृदकरण जी जैसे इतने प्रभावी तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि तेजा फाउंडेशन के सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। धन्यवाद। राम राम।